गुड मॉर्निंग एवरीवन। संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की पशु संपदा। पार्ट 1 अपना हो चुका है, ये अपना पार्ट 2 है। पार्ट 1 में अपन ने ये पढ़ लिया था कि राजस्थान कितना प्रतिशत पशु रखते हैं पूरे भारत का, और दुग्ध उत्पादन में स्थान देख लिया था, कुछ नस्लें भी देख ली थी। अपन ने गाय की नस्ल तक कंप्लीट कर लिया था। अब अपनी बारी है भेड़ के बारे में पढ़ेंगे अपन। और पिछली जो वीडियो थी उसमें अपन ने शॉर्ट नोट में देखे था, एकदम छोटा छोटा बात की थी, सब कुछ छोटा छोटा लिखवाया था। सेम टैक्टिक्स अपन इस वाली वीडियो के लिए भी अपनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे अपन भेड़ की। गाय की नस्ल, कितने प्रकार की नस्ल होती है, उनका प्रजनन केंद्र कहाँ है और उनमें क्या क्या खूबियां हैं, वो सब हमने कल वाली क्लास के अंदर देख लिया है। और अपन ये सिर्फ आधे आधे घंटे की क्लास से बना रहे हैं, जिससे आपके ऊपर लोड भी ना पड़े और आप इनको 1.5x या 2x स्पीड पर देख के भी आसानी से समझ सकते हैं। आपको एग्जाम टाइम में बहुत फायदा करेंगे। अब अपन बात करते हैं भेड़ की। तो भेड़ में बात करें तो ये हो जाएगा कि देश में राज्य का स्थान, देश में राज्य का स्थान आ जाएगा, चौथा स्थान है भेड़ों की दृष्टि से राजस्थान का। और भेड़ की ऊन को, नेक्स्ट लिखते हैं कि भेड़ की ऊन को अंगोरा कहा जाता है। अंगोरा कहा जाता है। ये राजस्थान शब्दावली का भी एक शब्द हो गया, आप इसे याद रखिए कि राजस्थान में अंगोरा किसको कहा जाता है। तो यह हो जाएगा भेड़ की ऊन को। फिर अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, यानी यहाँ पे बात करते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है बाड़मेर के अंदर। और न्यूनतम भेड़, फिर अगर अपन बात करते हैं न्यूनतम भेड़ों की, तो न्यूनतम भेड़ पाई जाती है बांसवाड़ा के अंदर। ये दोनों बातें अपने को याद रखनी है कि सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर के अंदर, न्यूनतम भेड़ बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि इसकी नस्लें कहाँ है, अब इसकी नस्ल की बात करते हैं कि भेड़ की प्रमुख नस्लें। तो पहली नस्ल के बारे में बात करते हैं पूगल। एग्जाम में सीधा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें 3 नस्ल दे देंगे भेड़ की, चौथी दे देंगे गाय की, और ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, या फिर इनमें से कौन सी नस्ल भेड़ की है। ये सब क्वेश्चंस भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। पूगल की अपन बात करते हैं तो ये पाई जाती है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के बाद जैसलमेर और वह नागौर, ये 3 स्थानों पर ये प्रकार की भेड़ पाई जाती है नागौर में। ठीक है, पूगल हो गई। दूसरी अगर नस्ल की अपन बात करते हैं जैसलमेरी, जैसलमेरी नस्ल, ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि पूगल कहाँ कहाँ पाई जाती है, या पूगल भेड़ की नस्ल है या नहीं। जैसलमेरी की बात करें देख तो नाम से पता चल रहा है जैसलमेर के अंदर मिलेगी। फिर अगर अपन बात करते हैं जोधपुर में भी पाई जाती है और बाड़मेर में भी पाई जाती है। इसके बारे में एक चीज और लिख लेते हैं कि ये हो जाएगी सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी भेड़ हो जाएगी? जैसलमेरी। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ हो जाएगी जैसलमेरी। एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ कौन सी है, आपको ऑप्शन टिक करना है जैसलमेरी। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट की बात करते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी भी भेड़ की नस्ल है। तो मारवाड़ी में लिखेंगे ये पाई जाती है भैया जोधपुर के अंदर। फिर आएगा बाड़मेर, उसके बाद अपन लिखेंगे नागौर, पाली और सिरोही, उदयपुर, अजमेर।
उदयपुर और अजमेर। इसके बारे में क्या खास बात लिखनी है? इसके बारे में लिखेंगे कि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल है ये चीज अपने को इसके बारे में याद रखनी है। फिर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं मालपुरी। मालपुरी भी भेड़ की ही नस्ल है। इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में क्या लिखेंगे तो ये आ जाएगा जयपुर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, अजमेर और बूंदी के अंदर। इसके बारे में क्या खास बात लिखनी है कि इस भेड़ की ऊन का रेशा, इस भेड़ की ऊन का रेशा सबसे मोटा होता है, सबसे मोटा होता है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि किस भेड़ की ऊन का रेशा सबसे मोटा होता है, आपका आंसर होगा वहां पे मालपुरी। फिर अपन नेक्स्ट की बात करते हैं बागड़ी। कौन सी नस्ल आ जाएगी? बागड़ी भी भेड़ की ही नस्ल है। अगर बागड़ी की अपन बात करते हैं तो यह आ जाएगा कि अलवर क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी बात करते हैं कि यह अलवर क्षेत्र या अलवर जिले में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है, ये अलवर के सर्वाधिक पाई जाती है। इसकी विशेषता की बात करते हैं, क्या विशेषता है तो यह जाएगा इस भेड़ का मुंह, इसका मुंह 75% तो काला व 25% सफेद होता है, 25% सफेद होता है। इसके बारे में बस ये सिर्फ दो लाइनें ही आपको याद रखनी है, इन्हीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सीधा सीधा। फिर आता है एक मगरा। मगरा सबसे पहले ध्यान में आता है भेड़ का नाम सुनते ही। मगरा की अगर बात करते हैं कि इस भेड़ की ऊन सबसे चमकदार और सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है ये भेड़, और सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है, सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर अपन बात करते हैं कौन कौन सी जगह पाई जाती है, नागौर, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर के अंदर ये मगरा वाली भैंस की नस्ल पाई जाती है। ठीक है। फिर अगर अपन बात करते हैं और कौन कौन सी नस्लें पाई जाती हैं, वो नस्लें लिख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले लिखते हैं चोकला भी भेड़ की ही नस्ल है। ठीक है। चोकला के बाद लिखते हैं अपन खेरी, खेरी के बाद लिखते हैं सोनाड़ी, सोनाड़ी के बाद लिखते हैं नाली, नाली के बाद लिखते हैं रूसी मेरिनो, रूसी मेरिनो। उसके बाद लिखते हैं डोरसेट और रेम्बुलेट। फिर लिखते हैं कोरिडेज। ये कुछ नस्लें पाई जाती हैं राजस्थान के अंदर भेड़ की। सबसे पहले थी पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, नागौरी और ये अपनी हो गई मगरा। फिर चोकला, खेरी, सोनाड़ी, नाली,
रूसी मेरिनो, डोरसेट, रेम्बुलेट, कोरिडेज, ये सब प्रकार की नस्लें हैं जो भेड़ की हैं और ये अपने राजस्थान के अंदर पाई जाती हैं। अब कुछ भेड़ों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लिख लेते हैं यहाँ पे, भेड़ों से ही संबंधित हैं, एग्जाम में उपयोगी हो सकते हैं सभी के लिए। तो महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला लिखते हैं इसके अंदर, यहाँ लिखते हैं कि चोकला नस्ल की भेड़ को, चोकला नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है, भारत की मेरिनो कहा जाता है। भारत की मेरिनो कौन सी नस्ल हो गई? चोकला नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि ये जो चोकला नस्ल की भेड़ है, चोकला भेड़ राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है और इसका प्रजनन केंद्र, चोकला भेड़ का प्रजनन केंद्र हो जाएगा बीकानेर के अंदर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। फिर अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट की, तो ये हो जाएगा सोनाड़ी नस्ल की, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ को चनोथर भी कहते हैं, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ को चनोथर भी कहते हैं। ये चीज भी अपने को याद रखनी है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान में मारवाड़ी भेड़ों की संख्या, राजस्थान में मारवाड़ी भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है, भेड़ों की संख्या सर्वाधिक है। ये चीजें अपने को भेड़ों के बारे में याद रखनी है। ये 4 स्लाइड है, आपका एक पन्ना भरेगा, उसके बाद भेड़ पूरी कंप्लीट आपको याद हो जाएंगी। फिर अगर अपन बात करते हैं भैंस नस्ल की, अब आ जाएगा भैंस, भेड़ तो हो गया कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं भैंस वंश। भैंस वंश की बात करें तो ये हो जाएगा कि भैंस संपदा में राजस्थान यूपी के बाद दूसरे स्थान पर, यूपी के बाद दूसरे स्थान पर है, यानी पहले पे है यूपी। और राजस्थान कितने प्रतिशत रखता है? 12.47% हिस्सा पूरे भारत का भैंसों में रखता है। और सर्वाधिक भैंसें जयपुर अलवर में पाई जाती हैं, जयपुर अलवर में पाई जाती हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं न्यूनतम की, न्यूनतम भी तो कहीं पाई जाती होगी ना, तो न्यूनतम पाई जाती हैं जैसलमेर के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक भैंसें जयपुर अलवर में पाई जाती हैं। राजस्थान का यूपी के बाद पूरे भारत में दूसरा स्थान है भैंसों की संख्या में। अब इसकी न्यूनतम पाई जाती है जैसलमेर के अंदर। अब अपन इसकी बात करते हैं इसकी नस्ल के बारे में कि कौन कौन सी नस्ल है। तो सबसे पहले नस्ल में बात करें तो पहली नस्ल हो जाएगी पंडरपुरी, पंडरपुरी के बाद मुर्रा, मुर्रा के बाद नागपुरी, नागपुरी के बाद जाफराबादी, ठीक है, जाफराबादी भी भैंस की नस्ल है। फिर आएगा बदावरी, बदावरी भी ही भैंस की नस्ल है। फिर आएगा सूरती, सूरती के बाद रथ, रथ के बाद राबी और राबी के बाद महसाना। ये सब भैंसों की नस्लें हैं। कौन कौन सी हैं? पंडरपुरी, मुर्रा, नागपुरी, जाफराबादी, बदावरी, सूरती, रथ, राबी और महसाना, ये सब भैंसों की नस्ल हैं। फिर अगर अपन बात करते हैं कि भैंसों से
संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भैंसों से संबंधित अगर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, मुर्रा नस्ल की भैंस को खुंडी कहा जाता है, खुंडी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मूल स्थान, मुर्रा का ही मूल स्थान मोंटगोमरी है। कौन सा है? मूल स्थान मोंटगोमरी है। और मुर्रा नस्ल का ही प्रजनन केंद्र कहाँ है? इसका प्रजनन केंद्र हो जाएगा कुम्हेर व भरतपुर के अंदर, इसका प्रजनन केंद्र आता है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि राजस्थान का भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ है? भैंस प्रजनन केंद्र ये अपना हो जाएगा वल्लभ नगर उदयपुर में स्थित है। राजस्थान का भेड़ प्रजनन केंद्र उदयपुर। फिर अगर अपन बात करते हैं कि जो भदावरी नस्ल की गाय भैंस होती है, भदावरी नस्ल की भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ये चीजें अपने को भैंस के बारे में याद रखनी है कि इनकी नस्लें कौन कौन सी हैं। नस्लों की अगर बात करें तो पंडरपुरी, मुर्रा, नागपुरी, भदावरी, जाफराबादी, सूरती, रथ, राबी और भैंसाना, ये सब है भैंसों की नस्लें। भैंसों का प्रजनन केंद्र हो जाएगा वल्लभनगर उदयपुर के अंदर। मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक दूध भी देती है। मुर्रा नस्ल की भैंस का प्रजनन केंद्र हो जाएगा कुमेर और भरतपुर के अंदर। और जो भदावरी नस्ल की भैंस होती है उसके दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी है, इनमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैं आपको फालतू तो कुछ करवा ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ आपको मैं करवा रहा हूँ। अब इसके बाद अपन बात करते हैं बकरी संपदा की। भैंसों के बाद अपन बात करेंगे बकरी संपदा। बकरी संपदा की अगर मैं बात करूं तो देश में सर्वाधिक बकरियां राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में पाई जाती हैं। और कितना प्रतिशत हो जाएगा? ये हो जाएगा 14% बकरियां राजस्थान में पाई जाती हैं। और एक और लिखते हैं कि राजस्थान के नागौर जिले का वरुण गांव, राजस्थान के नागौर जिले का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज भी अपने को याद रखनी है कि राजस्थान का नागौर जिले का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगर इसमें नेक्स्ट की बात करें कि बकरी को गरीब की गाय, बकरी को गरीब की गाय व रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है।
फिर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं बाड़मेर के अंदर। फिर अपन बात करते हैं न्यूनतम बकरियां पाई जाती हैं अपनी धौलपुर के अंदर। ठीक है, ये बकरियों के बारे में मेन चीजें हो गई हैं। अब अपन बात करते हैं बकरियों की नस्ल के बारे में। इसकी नस्ल कौन कौन सी नस्ल पाई जाती है। तो सबसे पहले लिखते हैं शेखावाटी, शेखावाटी के बाद लोही, लोही के बाद पर्वतसरी, पर्वतसरी के बाद अलवरी, अलवरी के बाद जमुनापुरी, और जमुनापुरी के बाद बर्बरी भी बकरी की ही नस्ल है। और ये बर्बरी वाला क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बर्बरी किसकी नस्ल है। सिरोही, मारवाड़ी, मारवाड़ी याद हो तो मैंने किसी और चीज़ की भी नस्ल बताई थी। और ये हो जाएगा बीतल। कौन कौन सी नस्ल है, शेखावाटी है, लोही, पर्वतसरी, अलवरी, जमुनापुरी, बर्बरी, सिरोही, मारवाड़ी और बीतल। सब में ई लग रहा है और बकरी में भी ई लगता है। ये चीज़ अपने को याद रखनी है कि ये सब बकरी की नस्ल है। फिर अपन बात करते हैं कि इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बकरियों के बारे में महत्वपूर्ण, बकरियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि शेखावाटी नस्ल की बकरी को काजरी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। लिखते हैं कि शेखावाटी नस्ल की बकरी को काजरी, CAZRI, काजरी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं दूसरे को कि जो जमुनापुरी होती है, जमुनापुरी नस्ल की बकरी सर्वाधिक मांस व सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक मांस व सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। फिर अपन बात करते हैं कि जकराना नस्ल की बकरी भी सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि लोही नस्ल की बकरी सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। लोही नस्ल की बकरी सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ें अपने को याद रखनी है बकरियों के बारे में कि शेखावाटी नस्ल की बकरी को काजरी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। फिर अगर अपन बात करते हैं कि जमुनापुरी नस्ल की बकरी सर्वाधिक मांस व सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है, जकराना नस्ल की बकरी सर्वाधिक दूध के लिए प्रसिद्ध है और लोही नस्ल की बकरी सर्वाधिक मांस के लिए प्रसिद्ध है। अब अपन बात करेंगे कि ऊंट संपदा के बारे में। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर ऊंट संपदा में अपन बात करें तो ये हो जाएगा कि देश में राजस्थान का
एकाधिकार है ऊंटों के मामले में, एकाधिकार है, यानी टोटल पूरे देश का 84.43% ही 43% ऊंट राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊंटों की अगर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक ऊंट कहाँ हैं, सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं जैसलमेर के अंदर। फिर अपन न्यूनतम ऊंटों की बात करते हैं कि न्यूनतम ऊंट कहाँ पाए जाते हैं, तो न्यूनतम ऊंट पाए जाएंगे प्रतापगढ़ के अंदर। ठीक है, और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये तो सबको पता ही होगा, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, फिर अब इसकी बात करते हैं नस्लों के लिए। ऊंट की नस्ल कौन कौन सी है, नस्ल की बात करते हैं तो नस्ल में हो जाएगा, सबसे पहले अपन लिखते हैं गोमट। गोमट नस्ल की बात करें तो ये हो जाएगा सवारी के लिए प्रसिद्ध है, सवारी के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ पाई जाती है, फलोदी। ठीक है, अब दूसरी नस्ल की बात करते हैं अपन, नाचना भी ऊँटी की नस्ल है। ये हो जाएगा अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ये अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ये वाले ऊँट सुंदरता के लिए प्रसिद्ध। फिर अपन दूसरी नस्ल की बात करते हैं, ये हो जाएगा बीकानेरी नस्ल। बीकानेरी नस्ल की बात करें तो ऊँट की सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल, ये हो जाएगी ऊँट की सबसे भारी नस्ल। फिर अपन चौथी बात करते हैं कि जैसलमेरी। जैसलमेरी नस्ल की अपन बात करें तो ये हो जाएगी ऊँट की सर्वोत्तम नस्ल जो दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, ऊँट की सर्वोत्तम नस्ल जो दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ अपने को ऊँटों की नस्लों के बारे में ज्ञात रखनी है या याद रखनी है। अब इसके बारे में भी अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो उसमें लिखते हैं, पहला आ जाएगा कि ऊँट का जो बच्चा होता है ना, ऊँट के बच्चे को टोल्डिया कहते हैं, टोल्डिया। ऊँट के बच्चे को टोल्डिया कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं दूसरा कि जो बूढ़ा ऊँट हो जाता है, वृद्ध ऊँट को पाकट कहते हैं, पाकट। वृद्ध ऊँट को पाकट कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं तीसरे तथ्य की कि ऊँट को जो पालने का कार्य करता है उस रेबारी जाति करती है, यानी ऊँट को पालने का कार्य रेबारी जाति करती है। ठीक है, ये हो गया चौथा। चौथे की अपन बात करते हैं कि ऊँट में लगने वाले रोग का नाम सर्रा है। ऊँट में लगने वाला रोग, ऊँट में लगने वाला रोग हो जाएगा सर्रा। फिर अपन बात करते हैं अगले तथ्य की कि ऊँट के साथ चलने वाले व्यक्ति को कतरिया कहते हैं। ये राजस्थान की शब्दावली भी हो गई है साथ के साथ। ऊँट के साथ चलने वाले व्यक्ति को, ऊँट के साथ चलने वाले व्यक्ति को
कतरिया कहते हैं, कतरिया, कतरिया कहते हैं। ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है कि ऊँट के साथ चलने वाले व्यक्ति को कतरिया कहते हैं। ऊँट में लगने वाला रोग होता है सर्रा, और इनको पालने का काम करते हैं रेवाड़ी जाति के लोग। फिर अपन बात करें ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता पाबू जी, सभी को पता होगा ये वाला। तो ऊँटों के देवता हो गए पाबू जी। फिर अपन बात करते हैं पाबू जी, ऊँटों की माता, ऊँटों की माता, ऊँटों की माता हो जाएंगी अंता देवी। ऊँटों की माता या ऊँटों की देवी, माता रहने देते हैं, देवी लिखते हैं कि ऊँटों की देवी अंता देवी। ठीक है। और जो ऊँटों का आभूषण होता है, आभूषण की बात करें तो आभूषण होता है गोरबंद। फिर अपन बात करते हैं कि ऊँट महोत्सव, ऊँट महोत्सव होता है, ऊँट महोत्सव होता है बीकानेर के अंदर। ठीक है, ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर होता है। फिर अपन बात करते हैं ऊँटों का मेला, ऊँटों का मेला, ऊँटों का मेला लगता है पुष्कर में। ये याद रखना है कि ऊँट महोत्सव होता है बीकानेर के अंदर, लेकिन ऊँटों का मेला लगता है पुष्कर में। जो ऊँटों को सजाने के लिए आभूषण यूज होता है उसको कहते हैं गोरबंद। ऊँटों की देवी कहलाती है अंता देवी। और ऊँटों की खाल पर, ऊँटों की खाल पर सोने चांदी से की जाने वाली नक्काशी, चांदी से की जाने वाली नक्काशी, ये नक्काशी कहलाती है उस्ता कला। ठीक है, ये भी उस्ता कला किससे संबंधित है, ऊँटों से। ऊँटों की खाल पर सोने चांदी से जो नक्काशी की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं। और कैमल मैन से किसको जाना जाता है, कैमल मैन हो जाएंगे अशोक, अशोक टांक, अशोक टांक को कैमल मैन कहा जाता है राजस्थान। तो ये अपनी आज की क्लास अपन यहीं तक रखते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी की क्लास अपन अगली वाली में करेंगे। और अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक भी करना, शेयर करना। ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, संकलन क्लासेज, इसको भी ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए अपन यहीं रखते हैं, बाकी के अपन कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।